हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो है हमारी सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश चैप्टर 1 थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? डिफरेंट अप्रोचेस एंड टीचिंग मेथड्स, इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स, अप्रोचेस, क्या उनके फॉर्मेट्स हैं, ये सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। Question 1. What do you mean by approach? Approach का क्या meaning है? An approach is a way of looking at teaching and learning. Underlying any language, teaching approach is a theoretical view of what language is and how it can be learned. Approach है क्या? Approach teaching और learning को देखने का नज़रिया है और language कैसी है, कैसे हम इसको सीख सकते हैं, ये है हमारा approach. According to Cambridge International Dictionary, approach refers to different theories about the nature and acquisition of language और how language है learned. लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, लैंग्वेज का क्या नेचर है, क्या टेक्सचर है लैंग्वेज का, कैसे फॉर्म हो रही है लैंग्वेज, उसके बारे में जानेंगे। वही होता है हमारा अप्रोच। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर करा हुआ है, तो एक क्विक रिकैप लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज मेथड? गिव वन डेफिनेशन ऑफ मेथड। मेथड क्या है? A method is an overall plan of the orderly presentation of language material, no part of which contradicts and all part of which is based on selected approach. तो मेथड क्या होता है? मेथड होता है एक ओवरऑल प्लानिंग, एक प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस किसी चीज़ का, किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, लैंग्वेज की तरफ जो हम मटीरियल यूज़ कर रहे हैं उसको। In other words, it is a specification of strategies for language learning within one approach. एक अप्रोच लगाते हुए हम कैसे उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, कैसे उस लैंग्वेज को याद कर रहे हैं, वो देखना। देयर कैन बी सेवरल मेथड्स। मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टम एंड साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या? मेथड की स्टडी, द स्टडी ऑफ मेथड, जहाँ पर हम बहुत सारे मेथड्स बताए जाते हैं, बहुत सारे मेथड्स की हम स्टडी करते हैं, तो वो सिस्टमैटिक होती है, वो साइंटिफिक स्टडी है भाई। It guides the teacher regarding how to teach and how his teaching may be effective. कैसे पढ़ाना है, कैसे उसकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव बनेगी, वो हमें बताता है मेथड। Now one definition they have said, एक डेफिनेशन कही गई है, तो डेफिनेशन हम एंथोनी की दे रहे हैं। Method is a particular trick, strategy or contrivance used to accomplish an immediate objective. कोई इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है, कोई टास्क है, उसको अकम्प्लिश, उसको पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम कोई ट्रिक, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान लगा रहे हैं, वो होता है हमारा मेथड। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, कंटिन्यूसली होना चाहिए, एक रेगुलर होना चाहिए, विद अ मेथड एंड हार्मनी विद एन अप्रोच एज वेल। उसके साथ एक अप्रोच हम लगाते हैं। व्हाट इज द टेक्निक? तो टेक्निक क्या है? टेक्निक आर द एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। जब हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है तो हम टेक्निक यूज़ करते हैं। अ टेक्निक इज दैट which happens within the classroom and is consistent with the method. Method के साथ continuously हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। It may be declared a particular trick or strategy used to accomplish an immediate objective. For example, drills, pair work, etc. जब हम कोई एक्टिविटी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं मेथड के साथ, तो वो है हमारी एक पर्टिकुलर टेक्निक, ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। यहाँ पे अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तीनों चीज़ों के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, क्या रिश्ता है भाई सब में? एन अप्रोच गिव्स राइज टू मेथड्स, द वे ऑफ टीचिंग समथिंग विच यूज क्लासरूम एक्टिविटीज और टेक्निक्स टू हेल्प द लर्नर्स टू लर्न। अप्रोच क्या होता है? मेथड है जो कि हमें लर्नर को लर्न करने के लिए हेल्प करता है। टेक्निक यूजुअली फॉलोज अ मेथड। टेक्निक क्या है? मेथड को फॉलो करती हुई कंसिस्टेंट हमारी एक्टिविटी है। वाइल अप्रोच इज रिलेटेड टू थियोरिस्ट, कोर्स डिजाइनर एंड सिलेबस मेकर्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स आर ऑफ मोर इमीडिएट रिलेवेंस टू द टीचिंग इन द क्लासरूम। टीचर्स के लिए क्लासरूम में मेथड्स एंड टेक्निक्स आर मोर इमीडिएट रादर देन अप्रोच। Approach, it is the source of principles and practices of language teaching that refers to theories about the nature of language and language learning. ये हो गया हमारा approach. Now method. Method is the overall plan. ये हमने अभी डिस्कस किया था कि method क्या है? Overall planning structure है हमारा
of orderly presentation of language material that explains how to teach a language, कैसे कोई language सिखानी है, method हो गया हमारा। टेक्निक आर द एक्टिविटीज, टेक्निक हमारा प्रैक्टिकल है, ये समझिए, इज यूज इन टीचिंग कॉन्सेप्ट टू ऑब्टेन इमीडिएट रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल डायलॉग, रोल प्ले, ड्रामा, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो ये हमारी है एक्टिविटीज। नाउ सी हेयर अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। अभी हमने लाइन वाइज डिस्क्राइब किया, उसको हमने डिस्टिंग्विश किया था पैराग्राफ वाइज। अब यहाँ पे हम चार्ट की हेल्प से समझते हैं अप्रोच क्या है, मेथड क्या है और टेक्निक क्या है। मीनिंग, यहाँ पे मीनिंग गिवन है, तो अप्रोच का मीनिंग क्या है, मेथड का मीनिंग क्या है और टेक्निक का मीनिंग क्या है। एंड अप्रोच इज अ थ्योरी, अप्रोच क्या है, थ्योरी है अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज कैसे सीखनी है उसकी थ्योरी। अ मेथड रिफर्स टू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, एक स्पेसिफिक तरीका जहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, हमें पता है कि कैसी चीज़ किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है। टेक्निक क्या है, टूल की तरह, एक जैसे कि हम औजार इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए। नेक्स्ट इज नेचर। नेचर क्या है, इट इज़ एक्जिटोमिक, इट इज़ प्रोडक्टरल, इट इज़ इम्प्लीमेंटेशनल। मतलब टेक्निक हम लगाकर ही सीख सकते हैं, टेक्निक को सुना दिया, किसी को कह दिया नहीं सीख पाएंगे, इम्प्लीमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रोसीड्यूरल मतलब एक प्रोसेस है, वन बाय वन उसको स्टेप के थ्रू आप जाएंगे तभी आप अचीव कर पाएंगे उसको। एक्जिटोमिक थ्योरेटिकल है, आपको उसको सीखना है, आपको उसको समझना है। सेट ऑफ रिलेशंस, it is a theory, philosophy and principle underlying at a particular set of teaching practices. सेट ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस मतलब कैसे सिखानी है चीज़ें का, उसका एक पर्टिकुलर जॉनर है, पूरा डिटेल्ड आपको समझाया गया है, तो आप उसके हिसाब से आप अप्रोच करेंगे, उसके हिसाब से आप चलेंगे। मेथड क्या है भाई, मेथड इज़ अ जनरलाइज सेट ऑफ क्लासरूम स्पेसिफिकेशन। मेथड क्या है, जनरल तौर पे जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए हमें वो अप्लाई करने हैं। टेक्निक मस्ट बी कोरिएंट विद मेथड एंड देयरफॉर दे मस्ट बी इन हार्मनी विद द अप्रोच। कोरिएंट मतलब उसके साथ में चलनी चाहिए। टेक्निक क्या है, मेथड और अप्रोच लेके हम टेक्निक को अचीव कर सकते हैं। टेक्निक हम तभी सीख पाएंगे हमारे पास पर्टिकुलर अप्रोच के साथ मेथड अप्लाई करेंगे, तब कोई चीज़ हमें आएगी, तब हमें टेक्निक पता चलेगी कि अच्छा इसको इस तरीके से करते हैं। ना अप्रोच किस चीज़ पे बेस्ड है, अप्रोच इज बेस्ड ऑन टैकलिंग थिंग्स, किस तरीके से चीज़ों को डील करना है। एन इंडिविजुअल अप्रोच स्टेट प्रॉब्लम विद अ व्यू टू टैकल इट। हर किसी इंसान का अप्रोच अलग होता है किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। द वर्ड मेथड इज बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम मेथड वर्ड का यूज़ करते हैं। एन इंडिविजुअल रिसोर्स अ मेथड विद अ व्यू टू सॉल्व इट। एक वापस से ये हर किसी का मेथड अलग हो सकता है, एक इंडिविजुअल रिसोर्स वो हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निक का क्या बेसिस है, द वर्ड टेक्निक इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंक्रीट इंस्ट्रूमेंट और ट्रिक डिजाइन टू अकम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। मतलब हमने कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जब हमें अचीव करना है तो उसके लिए हम टेक्निक लगा रहे हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ चार्ट को एज इट इज़ आप लर्न करिएगा, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड approaches. What is grammar cum translation method? Briefly explain the characteristics of this method. तो grammar cum translation method क्या है कि आप समझा रहे हैं कुछ चीज़ को जिस तरीके से मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को समझा रही हूँ। तो एक रीडिंग क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका। There is nothing to explain, आपको क्रैम अप करनी है, कुछ चीज़ें आपको समझनी है, की पॉइंट्स के साथ लर्न करनी है, वैसे ही अप्लाई करनी है। So grammar cum translation method. The grammar cum translation method is also called as old method of teaching. Old method ही हम apply करते हैं, पढ़ा समझाया उसको translate किया। The use of this method is very easy for teachers. This method is also called classical method because it is very helpful in learning the classical language like Sanskrit, Persian, Arabic, Latin, Greek, etc. In grammar translation method, the primary skill to be developed are reading and writing. In this method, the mother tongue is used to teach English. This method is very famous among average teachers because it is very easy for them to use this method.
In English, words, phrases and sentences are taught with the help of this method. इस मेथड की हेल्प से हम इंग्लिश में जो फ्रेजेस होते हैं, जो लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, उनको सिखा देते हैं। और ऊपर में क्या है, बिल्कुल एस्से की तरह ये एक मेंशन किया हुआ है, एस्से की तरह हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन बहुत इजी मेथड है, बहुत पुराना मेथड है, एंशियंट मेथड है, हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, टीचर्स के लिए इजी होता है। अपनी मदर टंग में हम इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। ऑब्वियसली इंग्लिश पढ़ी तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, या फिर जो भी मदर लैंग्वेज है आपकी उसमें आप इसको ट्रांसलेशन करके आप समझा रहे हो। तो दिस इज़ द मोस्ट ओल्ड मेथड, मोस्ट एंशियंट मेथड एंड मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड मेथड। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं भाई? इट कंसिडर्स ग्रामर एज अ सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो है वो लैंग्वेज का सोल है। ऑब्वियसली अगर ग्रामर ही गलत होगी, ऑन, इज, ऑफ, अगर यही सब गलत मेंशन होगा, कहाँ पे वॉज है, कहाँ पे वर लगेगा, सब गलत होगा तो समझ ही नहीं आएगी बात फिर। तो ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश आर एक्सप्लेन्ड इनटू मदर टंग। ग्रामेटिकल रूल्स, जो भी ग्रामर के रूल्स हैं वो आप मदर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए। थर्ड, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। फोर्थ, रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस इन दिस मेथड। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं जो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसका एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसके 4 एडवांटेजेस यहाँ पे और 4 डिसएडवांटेजेस यहाँ पर मेंशन है। तो एडवांटेजेस क्या हैं? द टीचर डज नॉट रिक्वायर टू स्पीक गुड इंग्लिश। अब इसमें टीचर को ज़रूरत नहीं होती है कि वो एक अच्छी प्रॉपर इंग्लिश में आपको एक्सप्लेनेशन दे रही है, अपनी मदर टंग में दे सकते हैं भाई। लीस्ट स्ट्रेसफुल एज टीचर कैन यूज़ नेटिव लैंग्वेज। जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब दोनों बातों का सेम ही है। अब ऑब्वियसली देखिए कि इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई और लैंग्वेज कौन सी होगी जो आती होगी, दैट इज़ मदर लैंग्वेज। और सेकंड पॉइंट में उसने वही बात घुमा के कह दी कि नेटिव लैंग्वेज में बोलना है। ट्रांसलेशन स्किल आर मास्टर्ड बाय द यूज़ ऑफ दिस मेथड। ट्रांसलेशन स्किल की मास्टरी हो जाती है, मतलब कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फॉर फर्स्ट स्टूडेंट्स, मतलब न्यू स्टूडेंट्स फॉर द एबिलिटी ऑफ रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोड्यूसिंग ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस। किस तरीके से ग्रामेटिकली एक सेंटेंस को सही तरीके से बोलना है। बोलते सब हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली भी सही हो, वॉज की जगह पे वॉज ही आए, वर की जगह पर वर ही आए, ये सिखाना। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट रिक्वायर्स ग्रेट इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स एंड एबिलिटीज, दैट इज मेमोरी। मेथड में क्या होता है, इसमें आपकी एबिलिटीज, आप में क्वालिटी होनी चाहिए, आप में मेमोरी होनी चाहिए टू एक्सप्लेन दोज थिंग। इफ यू आर रीडिंग इट आउट यू कैन एक्सप्लेन इट वेल। It only considers the use of mother tongue. Instruction is not the targeted language. Mother tongue का यूज़ करना ही हमारा टारगेट लैंग्वेज नहीं होता है। Not much attention is given to speaking and pronunciation. क्या होता है जब समझाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो गया और क्या बोल दिया है वो इतना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जो कंटेंट समझाया है वो समझ आया या नहीं। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है एट टाइम, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी भाई अब टीचर बोल रहा है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सही होनी चाहिए, कायदे से उसको बोलना तो आना चाहिए एटलीस्ट। कम्युनिकेटिव स्किल्स आर टोटली निगलेक्टेड। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर बिल्कुल निगलेक्ट कर दी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मदर लैंग्वेज में जब बात करें तो कम्युनिकेटिव स्किल कहाँ गई कम्युनिकेटिव स्किल आपकी? फिर वो आपने ऐसी लोकल भाषा में समझा दिया, उसने लोकल भाषा में समझ लिया, इट इज़ नॉट एज ऑफिशियल एज इट शुड बी। सो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आर निगलेक्टेड। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डायरेक्ट मेथड, गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज नोन एज डिफरेंट बाय नेम्स, मतलब डिफरेंट नेम्स से हम उसे जानते हैं। रिफॉर्म मेथड, नेचुरल मेथड, एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड द बर्लिट्ज मेथड। Direct method was developed by Maximilian Bourgelat at the end of the 19th century as a reaction to grammar cum translation method. Grammar cum translation method के रिवर्स में हमको direct method आया। Everything comes with advantages and disadvantages। तो देखते हैं अब इस मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं भाई। Makes understanding of English easier। इंग्लिश हमें आराम से समझ आ जाती है। हमने कोई नई चीज़ देखी, उसको हमने कह दिया कि ये भाई ऐसी है, इसका नाम बॉल है, तो हमें याद हो गया ना कि इसका नाम
बॉल है, इसे इंग्लिश में बॉल कहते हैं। तो एज इट इज़ हमारे दिमाग में फिट हो गया, तो इंग्लिश याद करना आसान हो जाता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ईजियर बाय डूइंग away the interconvention of mother tongue and establishing direct link between the English words or phrases and concrete objects। जो फ्रेज है या वर्ड है जो भी आपके पास है, गिवन है आपको, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन कंक्रीट ऑब्जेक्ट से दिखा दिया। जैसे बॉल बोला तो बॉल दिखा दी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। The method is strictly in conformity with the educational principle, that is, इसका मतलब क्या हुआ भी, particular before general, concrete before abstract and practice before theory। What does this mean? एक from first to second then to third, धीरे धीरे आगे बढ़ना। क्या जो आपको आता है उसको पढ़ते हुए आपको वो चीज़ सिखाना जो आपको नहीं आती है। जो चीज़ पर्टिकुलर इफ़ यू आर नोइंग इट, वो चीज़ सिखाना, फिर नेक्स्ट चीज़ सिखाना, फिर नेक्स्ट चीज़ सिखाना। ये है हमारे स्टैंडर्ड्स एजुकेशनल प्रिंसिपल्स के। गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फ्लुएंसी आ जाती है एक। द डायरेक्ट मेथड एस्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं एंड व्हाट आर यू एक्सपीरियंसेस, इसका डायरेक्ट लिंकेज हो जाता है बाय सीइंग एन ऑब्जेक्ट, तो इट गिव्स अ फ्लुएंसी। Thus the students acquire fluency in speech, तो आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, जल्दी जल्दी बोलना सीख जाते हैं, फ्लुएंसी आ जाती है भाई। टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट डज दिस मीन भाई? अब इसका क्या मतलब है? अंडर दिस मेथड स्टूडेंट स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल देयर टाइम इन स्पीकिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। इसमें क्या होता है, या तो वो बोलकर या फिर इंग्लिश को याद करके प्रैक्टिस करके बोलने की, सीखने की कोशिश करता है। A native-like atmosphere prevails in the classroom with talks on English authors and their works। क्या होता है, इंग्लिश ऑथर्स, इंग्लिश राइटर के बारे में इंग्लिश एनवायरनमेंट जनरेट कर दिया है आपने अपने आसपास कि आप इंग्लिश में ही बातें हो रही हैं सब, तो ईजी हो जाती हैं। यू स्टार्ट हैविंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड व्हेन यू विल हैव द टेस्ट, आप खुद ही बोलोगे वो चीज़, नेचुरली पीपल डेवलप अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वेरी सून दे ओवरकम देयर इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। और जब वो बोलते रहते हैं, पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश सुनोगे, इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, तो इंग्लिश को लेके जो चीज़ें हैं, इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ जो भी होती हैं बच्चों में, वो निकल जाती है। डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं भाई? मोर फोकस ऑन ओरल वर्क डिपेंड्स ऑन टीचर्स क्रेडिबिलिटी। जो ओरल वर्क होता है वो सारा का सारा किसके ऊपर चला जाता है? टीचर के ऊपर। अनटिल अनलेस इफ टीचर विल नॉट बी इनटू दैट कंडीशन, तो फिर कैसे ही समझ आएगा? मतलब टीचर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, टीचर की क्रेडिबिलिटी होती है। नाउ इट्स अपॉन टू द टीचर, टीचर के ऊपर आ जाती है बात कि नाउ टीचर विल मेक इट अंडरस्टैंड, टीचर विल मेक मोर एफर्ट्स देन स्टूडेंट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड। निग्लेक्ट सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस को अभी हमने बोला था कि सिस्टमैटिकली हम चीज़ें करनी चाहिए, सिस्टमैटिकली हमको अप्रोच करना चाहिए। तो इस मेथड में वो सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है थोड़ा। इफ़ेक्ट इन स्मॉल क्लासरूम और इन स्मॉल ग्रुप्स, जब छोटे क्लासरूम्स हैं, छोटे ग्रुप में अगर ये चीज़ हो रही है तो इट मेक्स लिटिल बिट इनइफेक्टिव। Involves a lot of efforts on the part of teacher like using audio visual aids etc. It is beyond reach in ordinary schools। टीचर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है डायरेक्ट मेथड में। क्यों? क्योंकि उनको ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें चीज़ें दिखा के समझाना है बच्चों को, उनको वीडियोस के थ्रू समझाना है। अब जो न्यू टीचिंग मेथड्स हैं वो ऑडियो विजुअल मेथड, वो ऑर्डिनरी स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके थ्रू समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रही है, एक डिसएडवांटेज है। अब हर चीज़ नहीं आप वीडियो के थ्रू आप चीज़ को ला के समझा सकते, सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ड्रिल मेथड, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? ड्रिल मेथड क्या होता है? हार्मर स्टेट्स दैट ड्रिलिंग इज़ अ मैकेनिकल वे ऑफ गेटिंग स्टूडेंट्स टू demonstrate and practice their ability to use specific language items in a controlled manner। एक पर्टिकुलर और कंट्रोल्ड मैनर में हम स्टूडेंट्स की प्रैक्टिसिंग एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। किस मेथड से? ड्रिल मेथड से। ड्रिल मेथड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। ओरल अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच बोथ
गो टुगेदर इन दिस, दोनों साथ में चलते हैं। ड्रिल मेथड स्टेट्स दैट वी लर्न अ थिंग बाय हियरिंग, वो कहता है कि हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं कंटिन्यूसली, तब हम कुछ चीज़ याद कर पा रहे हैं। दिस मेथड स्टेट्स दैट वी कैन नॉट लर्न और रिमेंबर थिंग्स इन आवर माइंड इफ वी हियर, स्पीक, सी और राइट इट ओनली वंस। अगर कोई चीज़ एक बारी देख ली, एक बारी सुन ली, तो एक बारी देख लेने से, सुन लेने से, पढ़ लेने से हमें याद नहीं हो जाती हैं वो चीज़ें, हमें रिपीटिशन की ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए। तो मतलब क्या है इस बात का कि हमने आज पढ़ा, हम कल भी पढ़ें, हम परसों भी, एटलीस्ट रेगुलर डेली एक ही चीज़ को तो नहीं पढ़ा जा सकता, बट उस चीज़ को हमें अपने माइंड से स्किप भी नहीं होने देना है। आज पढ़ा तो एक हफ्ते बाद भी हमें पढ़ ही लेना है, सो दैट वो बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए। तो ड्रिल मेथड हमें कहता है कि हमें बार बार उस चीज़ को, जैसे मशीन में बार बार तेल डालते हैं, वैसे ही हमें इसको बार बार रिवाइज करके उसको पक्का कर लेना चाहिए, ताकि हम उसे स्किप ना करें, उसको भूलें ही ना हम। अब एडवांटेज क्या होता है ड्रिल मेथड का? ड्रिलिंग हेल्प्स द लर्नर्स टू मेमोराइज लैंग्वेज बाय द टीचर्स कंट्रोल। ड्रिल मेथड से अब क्या होता है? ड्रिल मेथड होता है कि लर्नर जो है वो चीज़ें बार बार याद करता है, बाय द टीचर्स कंट्रोल, टीचर के थ्रू भी याद कर रहा है। द टीचर कैन करेक्ट एनी मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक एंड encourage them to concentrate on difficulties at the same time। अब क्या है, अगर आप बार बार कोई चीज़ कर रहे हो और आप गलती कर रहे हो, तो क्या होता है, सामने टीचर आपको करेक्ट कर देगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको टीचर करेक्ट कर देगा कि ये आप गलती करें, आप इस चीज़ को मत करो, आप बेहतर कर रहे हो, आप इससे बेहतर कर सकते हो। जो भी आपकी गलती होगी वो आपको बताएगा और आपको इनकरेज करेगा आगे बेहतर करने के लिए। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, ड्रिलिंग ऑफन मेक्स द स्टूडेंट्स नॉट वेरी क्रिएटिव। अब एक ही चीज़ का रट्टाफिकेशन हो रहा है, मतलब रट्टे मार रहे हो आप एक ही चीज़ के भाई, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? नहीं आएगी, कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी। In all drill, learners have no little or very little choice over what they said। जो सोचा, जो किया, तो उसको लेके ना बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट सोच हो जाती है, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी हमारी ज़ीरो हो जाती है, बहुत कम या फिर ज़ीरो चली जाती है। सो ये एक डिसएडवांटेज है कि क्रिएटिव नहीं हो पाता है बच्चा। द टीचर नीड्स टू हैंडल द ड्रिल्स। ड्रिल हैंडल करने के लिए टीचर को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, सो दैट द स्टूडेंट्स नॉट यूज एंड दे डू नॉट गो ऑन फार टू लॉन्ग। अब भाई गलती कर रहे हैं, बार बार एक ही गलत चीज़ याद कर रहे हैं, सोचो आप गलत चीज़ कुछ रिपीटेडली करते जाओगे तो क्या होगा, गलत चीज़ ही आपके माइंड में पक्की हो जाएगी। सो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अटेंटिवनेस चाहिए होती है कि आप पर्टिकुलर चीज़ पे सही तरीके से वर्क कर रहे हो। पता चला गलत चीज़ को करते जा रहे हैं एंड इट इज़ गेटिंग परमानेंट इन योर हेड, परमानेंटली वो आपके दिमाग में सिचुएट हो गई कि अच्छा ये चीज़ तो ऐसे ही होती है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये भी एक डिसएडवांटेज है। One of the problems about drill is that they are fairly monotonous। fairly monotonous मतलब एक ही चीज़ है, मोनोटोनस है, पूरी बोरिंग है, जो हो रही है वही होती चली आ रही है, कुछ न्यू नहीं है, तो बोरिंग हो जाता है एट टाइम्स, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट दोज थिंग्स, इट इज़ अ डिसएडवांटेज वंस अगेन। Now next question is describe structural approach, briefly explain advantages and disadvantages। हमारा structural approach क्या होता है? The structural approach means arrangement of words in a way that form a suitable pattern of sentence। The mastery of sentence structure is considered to be more important than acquisition of a vocabulary। vocabulary से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमारा sentence properly form हुआ है या नहीं हुआ है। structure क्या होता है, किस तरीके से बना है, ढांचा क्या है उस चीज़ का। Generally the structured approach of teaching English refers to the way of language material is organized for presentation। किस तरीके से presentation के लिए चीज़ें स्ट्रक्चर की गई हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। It is the way in which some English sentences are carefully selected and graded are arranged to form a syllabus। अब हम क्या करते हैं, सिलेबस को फॉर्म करने के लिए उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर लेते हैं। According to Menon and Patel, structured approach is based on belief that in learning a foreign language, mastery of structure is more important than acquisition of vocabulary। vocabulary से ज़्यादा हमारा structure of the sentence ज़रूरी है, जो sentence हम बोल रहे हैं वो ज़रूरी है। अब भाई इसके advantages क्या हैं? इसके advantages हैं to master the patterns of the sentence। सेंटेंस का पैटर्न, हमें पूरा सेंटेंस ही हमने याद कर लिया है, तो हमें पता चल गया ये सेंटेंस ऐसे है और हर जगह इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इजी हो जाता है, हमें फॉर्म करना कुछ है ही नहीं उसमें। मास्टर ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामर के साथ ही सेंटेंस आता है तो ग्रामर स्ट्रक्चर उसने खुद ही
एम्बेड हो जाता है। द यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेबल और मास्टर सेंटेंस पैटर्न, किसी पैटर्न के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऑर्डर, कोरिलेट्स टीचिंग ऑफ ग्रामर विद कॉम्पोजिशन। 1 सेंटेंस एंड 5 पार्ट्स, एक सेंटेंस को उसको 5 बार उसको बोला गया है कि ग्रामर अच्छी कर लो, कोरिलेट करने चाहिए, एक वर्ड दूसरे से रिलेट होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई सेंटेंस है तो सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड ही होंगे ना, अंडरस्टैंडिंग होगी, शब्द पता होगा तभी आप शब्द को लगा पाओगे, स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाओगे, एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड आप तभी फिट कर पाएंगे। तो ऑल दीज 5 पॉइंट्स आर दोज। स्ट्रक्चरल अप्रोच के ये फ़ायदे होते हैं भाई। डिसएडवांटेजेस क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच के? दिस अप्रोच प्रीफर्स द सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर विच डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब क्या है, पर्टिकुलरली हमने एक वर्ड सिलेक्ट कर लिया, कुछ सिलेक्ट कर लिया, तो उससे इंग्लिश सीख ली है, लर्न कर लिया, अब इससे इंग्लिश की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी। अगर कोई नया अलग तरीके का हमें सेंटेंस फॉर्म अप करना है तो वो तो होगा ही नहीं हमसे। This approach does not advise the teacher regarding how he or she should present the structure, the language or teaching material. ये अगर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब जो बने बनाए स्ट्रक्चरल अप्रोचेज हैं, पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें टीचर के पास कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि क्या समझाना है और क्या चीज़ वो टीचिंग मटेरियल की तरह पे यूज़ करेगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लासेस। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है वो बच्चों को सिखाया जा सकता है, ना कि बड़ी क्लासेस में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ड्रिलिंग मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास डल एंड बोरिंग। यहाँ पे ड्रिलिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ड्रिलिंग क्या है, जिस तरीके से ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग क्या कर देती है, क्लास का एटमॉस्फेयर बोरिंग कर देती है, मोनोटोनस हो जाता है, एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो मज़ा ही नहीं आता, बोरिंग हो जाती है। सो नाउ दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चर जो बने बनाई चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग क्रिएटिव, कुछ नया नहीं कर रहे हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो आप, तो वो मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। नाउ हियर आई रेस्ट माई वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।